नमस्कार। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से ताल ठोक का स्पेशल एडिशन लेकर आज हम हाजिर हैं और आज हम बहस करने वाले हैं कि कल आने वाले मोदी सरकार के इस बजट से देश कितना बदलेगा। आज संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण था और उस अभिभाषण में देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत चमकदार तस्वीर दिखाई गई। अभिभाषण में कहा गया कि नोटबंदी से ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इन सब पर लगाम लगी है। तो आज हम सरकार से ये पूछेंगे, क्या कल आने वाले बजट में इस देश की जनता को नोटबंदी का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। आज आर्थिक सर्वे पेश हुआ जिसमें कहा गया कि अगले वित्त वर्ष में देश की विकास दर जो है वो 6.25% से लेकर 7.5% तक रहेगी। इसी साल जीएसटी भी लागू होने वाला है, जिसका मतलब यह है कि देश भर में एक जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू हो जाएंगे। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म के संकेत भी आज सरकार ने दिए हैं। तो सवाल यह भी होगा कि कल जब बजट आएगा उसके बाद क्या इस देश के नौकरी पेशा लोगों की टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी या कम से कम थोड़ी कम हो जाएगी। बजट से अर्थव्यवस्था में उम्मीदों की रोशनी एक ऐसे वक्त में दिखाई गई है जब कल ही कांग्रेस ने रियल स्टेट ऑफ इकोनॉमी के नाम से एक दस्तावेज जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत इस समय बहुत खस्ता है और नोटबंदी का बहुत बुरा असर इस देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि सरकार इस देश के लोगों को रोजगार दे पाने में नाकाम रही है। तो आज हो जाता है यह सवाल पूछना भी कि कल के बजट से क्या सरकार बेरोजगारी पर भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएगी, इसकी भी तैयारी है। क्या कल का बजट ऐसा होगा जो विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगा। और 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए यह पूछना भी बहुत जरूरी है कि यह बजट नोट का बजट होगा या वोट का बजट होगा। तो हमारे साथ यहां 5 खास मेहमान हैं और हमारे साथ देश की जनता है, बहुत सारे लोग हैं। सीधे हम इनके बीच में जाएंगे, इनसे भी सवाल पूछेंगे, ये अपने सवाल जो पूछना चाहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। संबित पात्रा बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, स्वागत कीजिए आलोक शर्मा का भी जोरदार तालियों के साथ। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता हैं, स्वागत है गौरव भाटिया आपका भी। टीआर रामचंद्रन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, स्वागत है टीआर रामचंद्रन का भी। और विजय सरदाना हमारे साथ हैं, नोटबंदी के दौरान पूरे लगातार हमारे साथ रहे इस चर्चा में कि उसके कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे इस देश की अर्थव्यवस्था पर। आज बजट के पहले भी और कल बजट के दौरान भी देश के लोगों को आसान भाषा में समझाएंगे बजट की बारीकियां। तो विजय सरदाना का भी स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। और चर्चा शुरू करूं उसके पहले हर बार दर्शक पूछते हैं, विजय जी आज बता ही देते हैं कि विजय जी मेरे बड़े भाई नहीं है, ना ही मेरे चाचा हैं ये इत्तेफाक है कि हमारा सरनेम एक जैसा है। संबित पात्रा, सबसे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण में बड़ी चमकदार तस्वीर दिखाई आप लोगों ने, लेकिन उसके 2 मिनट के भीतर कांग्रेस ने वापस उसी तरीके से पलटवार किया। क्या आपको लगता है कि कल के बजट में आप ये भरोसा दे पाने की स्थिति में है आज देश को कि नोटबंदी का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा, जितनी उन्होंने लाइनों में लग के तकलीफें झेली हैं उसकी? देखिए, पहली बात तो है मैं जनता को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। दूसरी बात है, आपने कहा कि राष्ट्रपति जी ने एक बहुत चमत्कारी और बहुत चमकदार तस्वीर जो है वो देश के सामने रखा और विपक्ष ने उस पर पलटवार किया है। देखिए, आज एक विपक्षी पार्टी जिसका नाम तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने तो बॉयकॉट ही कर दिया है बजट सेशन का। वो कहती है सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं अब उनके एक मुख्य नेता जिनका नाम डेरेक ओब्रायन है, जो कि ममता जी की राइट हैंड मान लीजिए और एक एमपी भी हैं, उनका एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो 20 जनवरी 2017 का है, आज से लगभग 10 दिन पहले का ही है। उन्होंने ग्लोबल समिट किया बंगाल में 20 और 21 तारीख का, जिसमें इन्वेस्टर्स को बुलाया, पूरे बंगाल में होर्डिंग लगाया और उसी का ट्वीट भी किया। मैं ट्वीट जनता के सामने पढ़ता हूं कि चमत्कारी और चमकदार तस्वीर केवल राष्ट्रपति जी ने रखा या बंगाल ने भी रखा। वो कहते हैं, टैक्स कलेक्शन अप बाय 103%, प्लान एक्सपेंडिचर अप बाय 212%, GSDP of Bengal up by 123%, CapEx of Bengal up by 616%, Bengal growing 1.5 times faster than India। मैं तो ममता जी से पूछता हूं कि ये सब अप जा रहा था तो आप डाउन क्यों थे? ये सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा था, बंगाल ग्रो कर रहा था डिमोनेटाइजेशन के कारण, आप चारों तरफ होर्डिंग लगा रहे थे और आपके मंत्री ट्वीट कर रहे थे, तो आप सड़कों पर क्यों थे? तो ये जो
तस्वीर है जो आज राष्ट्रपति जी ने रखा वो तस्वीर तो सही है, मगर ये जो पलटवार है वो गलत पलटवार है, वो एक ट्वीट से ही मालूम पड़ जाता है। आप यूपी का सवाल कीजिए, गौरव भाटिया यूपी की भी ऐसी तस्वीर दिखाएंगे, जबकि वो भी नोटबंदी में लगातार आपका विरोध करते रहे। नहीं, ये तो हमारी पार्टी भी नहीं है। क्यों गौरव भाटिया, गलत कह रहा हूं क्या? आप तो कह रहे हैं काम बोलता है। अगर काम बोल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही होगी तभी यूपी की बढ़ रही होगी, या यूपी भी बंगाल की तरह इंडिया से कंपीट कर रहा है? नहीं, देखिए रोहित जी, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि भाजपा को क्यों आवश्यकता पड़ी कि 28 फरवरी से प्रीपोन करके बजट 1 फरवरी को किया जाए। अगर काम इतना ही बोल रहा था 2.5 साल से भाजपा का, अगर विकास सबका हुआ था तो कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि 2012 में जब चुनाव थे तो यूपीए की सरकार ने बजट जो है इलेक्शन के बाद पेश किया। इनकी मंशा जो है उस पर सवाल आज उठता है। उसकी एक वजह है क्योंकि 2.5-3 साल कोई कार्य नहीं हुआ। अब बजट में बड़ी बड़ी लुभावनी घोषणाएं करेंगे और इसीलिए पंजाब की पोलिंग से पहले और उत्तर प्रदेश में जो है 5 जो है पोलिंग हो चुकी होंगी, उसके लिए इन्होंने बजट पेश किया। और आप देखिए कि विकास किसका है। साक्षी महाराज के खिलाफ एफआईआर हो जाती है क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश को विकास देती है, 4 बीवी 40 बच्चे। सुरेश राणा क्या कहते हैं, फिर से सांप्रदायिक बयान देते हैं, उन पे एफआईआर हो जाती है। अगर 73 सांसदों ने प्रदेश की सरकार के साथ विकास किया होता तो ये बजट प्रीपोन होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको लगता है कि टैक्स रिबेट हो जाए तो जनता सुरेश राणा, साक्षी महाराज या अखिलेश यादव की मेट्रो और सड़कें बनाई जो आप बात करते हैं, नहीं, मुझे ये भूल जाएगी जनता? मैं आपको बताता हूं मुझे क्या लगता है। मुझे ये लगता है कि गोली जैसे चलने वाली लोहपत गामनी अगर आ गई होती या कुछ हुआ था जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ होता तो शायद प्रीपोनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। शायद किसानों के लिए इन्होंने जो कहा था कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट फंड बनाएंगे 25,000 करोड़ का, वो बना दिया होता तो आवश्यकता नहीं पड़ती प्रीपोनमेंट की। और इसी तरह से ये बजट जो है ये एलोकेशन नहीं होता रुपए के भाजपा की सरकार के लिए, ये इनके लिए मौका होता है कि बड़ी बड़े अनाउंसमेंट करें और सोचते हैं जनता 1 साल बाद भूल जाएगी कि क्या अनाउंसमेंट हुआ है, उस पर क्या क्रियान्वयन हुआ है। और इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार जनता को धोखा देना। और 2014 में भी विकास की बात करने के बाद इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 15 लाख रुपए वापस नहीं आएंगे, ये तो एक चुनावी जुमला था। अब बजट के जुमले होने जा रहे हैं और ये इनका कार्य चलता रहेगा। तब भी उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि मेट्रो लाना विकास है, आप उसके बाद एक्सप्रेसवे बनाते हैं आगरा से लखनऊ तक, ये विकास है। बजट में केवल वादे कर देना विकास नहीं हो सकता। आलोक शर्मा, आपको लगता है राष्ट्रपति से झूठ बोलवा दिया सरकार ने? देखिए, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति महोदय जो भाषण देते हैं वो सरकार के द्वारा लिखा जाता है और पूरी तरह से वो सरकार का एक तरह से उसकी जो नीतियां हैं, सरकार की उपलब्धियां हैं, उसका लेखा जोखा होता है। आप तो प्रणब जी को बेहतर जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं। आपको लगता है इतने बड़े अर्थशास्त्री रहते हुए वो ऐसी सारी बातें अगर सरकार ने गलत फैक्ट भी दिए होंगे तो वो पड़ जाएंगे? मैं समझता हूं कि जो भी कुछ हुआ उसमें काफ़ी चीज़ें विरोधाभासी हैं। मैं गलत तो नहीं कह सकता। आप बताएं। मैं बताता हूं, वास्तविकता से बहुत दूर हैं और विरोधाभासी हैं। जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार आगे क्या नीति रहेगी और सरकार क्या करेगी, उसकी जगह वही मोदी साहब के सपने, वही मोदी साहब की घोषणाएं देखने को मिली। विरोधाभासी कहाँ पर है? विरोधाभासी 4-5 जगह है। इन्होंने कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है 3 लाख करोड़, आइडेंटिफाई वर्ड यूज किया गया। इन्होंने कहा कि हम रोजगार जो हैं वो 1.14 करोड़ देंगे। अरे भाई, जो पिछले लेबर ब्यूरो की 4 दिन पहले रिपोर्ट आई है वो कह रही है कि 1.5 लाख भी आपने रोजगार नहीं दिए पिछले 1 साल में। तो तमाम इस तरह की चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एग्रीकल्चर के बारे में बार बार कहा जा रहा है 6% रबी की क्रॉप का एरिया बढ़ गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि अर्थशास्त्री ये नहीं देख रहे हैं कि पिछले साल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं आप। पिछला तो सूखाग्रस्त क्षेत्र था, तमाम जो पल्सेस को छोड़ के तमाम जितने आंकड़े थे सभी गिर गए हैं, सभी प्रोडक्शन गिर गई हैं। पहली बार देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसके अंदर आंकड़ों के जो पिछले 10-12 पेज होते थे वो गायब हैं। मात्र जिस तरह से मोदी साहब मंच पर चढ़कर भाषण देते हैं वही भाषण आज उसके अंदर नजर आ रहा है। आप मोदी साहब के 4 भाषण उठा लीजिए और आज प्रणब मुखर्जी साहब का जो भाषण है वो उठा लीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुख इस बात का है कि आप एक गलत पिक्चर देश को दिखा रहे हैं। आते ही आपने जीडीपी के कैलकुलेशन का जो बेस था उसको बदल दिया। आते ही आपने जिस तरह से महंगाई के ऊपर आंकड़े गलत प्रस्तुत किए वो सामने आए। 15 बार आपने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोलियम के ऊपर बढ़ा दी। 9 लाख करोड़ का आपने घाटे जो दिखाया और उसको पूरी तरह से आम जनता की जेब से डाका डालकर निकाल लिया।
ये आपकी किस्मत थी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम थे। आज जीडीपी के रेट के आंकड़े आपको घटाने पड़ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से तमाम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट हाउस सब नीचे जा रहे हैं। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साहब विकास हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है, देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। केवल नोटबंदी से लगभग 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, कहीं कोई जिक्र नहीं है। जिस तरह का आज भाषण पढ़ा गया, अगर वैसी ही तस्वीर हिंदुस्तान की है, हम भी स्वागत करते हैं। और अगले साल हिंदुस्तान अमेरिका में बदल जाएगा अगर ऐसी ही पिक्चर रहती है, जिसके अंदर कोई नकारात्मक चीज नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक की जिन जवानों ने, उनकी सराहना की गई, लेकिन जो 20 जवान पिछले 3 दिन के अंदर शहादत में हुए, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। आप तो सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगते थे, छोड़ दीजिए ना आप सर्जिकल स्ट्राइक तो छोड़ दीजिए। देखिए आज मुद्दा नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक, आप लोग सबूत मांग रहे थे सर। देखिए सर, वो संजय निरुपम जो पोस्टर लगा रहे थे, आज भी आपकी पार्टी में उनको इनाम मिल रहा है सर। रोहित जी, आज सर्जिकल स्ट्राइक का दिन नहीं है सर, आज बजट का दिन है। अगर आज सर्जिकल स्ट्राइक का दिन नहीं था तो प्रणब मुखर्जी साहब के भाषण में क्यों था? पूछिए ना राष्ट्रपति से सर। नहीं, हम तो आपसे पूछेंगे जब आप हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो सवाल पूछूंगा सर, मेरा काम है सवाल। देखिए साहब, कल सोमवार था सर, मेरा काम है सवाल पूछना, और कल बुधवार होगा और मोदी करेंगे सर। बहुत मेरा काम है सर, जनता स्वयं करे, ताली बजाए, बजा रही है सर। इसी बात पे आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल पूछ रहे हैं। अभी चला जाऊंगा सर बीच में, साहब रोजगार, अभी वहीं चला जाऊंगा सर, अभी वहीं चला जाऊंगा। आपको क्या लगता है सब बेरोजगार बैठे हैं? महंगाई के तमाम, सर आपको क्या लगता है सब बेरोजगार बैठे हैं यहाँ? मैं नहीं कह रहा बेरोजगार बैठे हैं, तो समझिए ना सर, सरकार के हैं, मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए वापस आते हैं सर। विजय जी आपके बगल में बैठे सरकार के आंकड़े में सर, वो बगल में बैठे हैं ना आपके, वो इसीलिए बैठे हैं कि आंकड़े लेके दीजिए। एक सेकंड संबित पात्रा, मैं विजय जी से पूछना चाहता हूं। विजय जी, आप तो अर्थशास्त्री हैं, अगर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात का जिक्र उन्होंने किया बीच में, मैं तो बेरोजगारी पे सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल लेके आया था इसीलिए आज। क्या आपको लगता है राष्ट्रपति ने झूठ बोल दिया? देखिए, इस देश के अंदर जो एक परंपरा वो ये होती है कि जो सरकार का स्टेटमेंट होता है वो राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। राष्ट्रपति जी के पास अपना कोई संसाधन नहीं है कि वो आंकड़े इकट्ठे करें और उसको अपने लेक्चर में डालें। ये एक परंपरा है, ये एक जैसे शालीनता रही है इस देश की, क्योंकि इस संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति देश के सर्वमान्य नेता हैं, मतलब अध्यक्ष हैं या आप जो भी कहना चाहें, प्रथम नागरिक हैं, और उनके नाम पे ही सरकारें चलती हैं। और जो सरकार ने काम किया है, अपनी सरकार का लेखा जोखा उन्होंने रखा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है। मैं ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से लेक्चर लिखेंगे और वो कैबिनेट के अप्रूव के थ्रू नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। एक मान्यता है जिसको हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रोटोकॉल है, वो मानते हैं। लेकिन अगर आज हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं राष्ट्रपति जी के भाषण पे अब चर्चा नहीं कर रहा, मैं तो इकोनॉमिक, क्योंकि आज इकोनॉमिक सर्वे भी आया और जनता को इकोनॉमिक स्थिति से हालात में पता न लगना चाहिए। देखिए, भारत सरकार की जो आज स्थिति है, अगर आज आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, उसमें 15 चैप्टर हैं। पिछले साल का इसी सरकार का आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, आज का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए। मैं अगर पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे, मैं ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें भी फैक्ट्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। जिस तरह से हर क्षेत्र के ऊपर भारत सरकार ने कुछ ना कुछ आंकड़े दिए थे, अपना एनालिसिस दिया था और उस पर क्या करेंगे ये दिया था। अगर 10 में से उसमें अगर 8 नंबर मिलते, आज के इकोनॉमिक सर्वे में 2 नंबर मिलेंगे। कारण बहुत सिंपल है, 15 चैप्टर है आज के सर्वे में, एक भी सर्वे ऐसे में चैप्टर नहीं है जिसमें जनता से संबंधित जो उनकी समस्याएं हैं वो चर्चित हों। अगर आप सर्वे में एक, क्योंकि इस बार इंटरनेट पे सर्वे है, बहुत अच्छी बात है, आप सर्च करिए प्रोटीन डेफिशिएंसी इन इंडिया, जो इस देश की सेहत से संबंधित है। पूरे इकोनॉमिक सर्वे में प्रोटीन वर्ड ही नहीं है। मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाह रहा हूं। क्या इस देश में हर आदमी स्वस्थ हो गया? क्योंकि ये हिंदुस्तान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लेकिन प्रोटीन इनटेक घट रही है, और ये पूरे देश की हेल्थ की चिंता की बात है, क्योंकि जब खाएंगे ही नहीं तो सेहत कहां से आएगी? एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, फूड सिक्योरिटी जिसको हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? 70% हम तेल खाने का आयात कर रहे हैं। मैं बेसिक आंकड़े दे रहा हूं जो जनता से संबंधित है, ठीक। कहीं चर्चा ही नहीं है कि कितना तेल बढ़ा, कितना घटा, उसके ऊपर। पल्सेस का एक आंकड़ा आया है कि पिछले बार के मुकाबले 36% क्षेत्रफल बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन क्या पल्सेस के ऊपर किसानों को एमएसपी मिला? इस पे सब शांत है। मेरा निवेदन ये है भारत सरकार से कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आप, लेकिन जो जनता से संबंधित सवाल थे, क्या रोजगार मिला, एजुकेशन स्थिति क्या रही, हेल्थ केयर का स्टेटस इस पिछले 1 साल में क्या हुआ, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या हुआ, मैटरनिटी स्टेटस क्या हुआ, दवाइयों का स्टेटस क्या हुआ, हॉस्पिटल बेड्स कितने बढ़े, इसका कहीं जिक्र नहीं है।
तो मुझे ये लगता है कि इस बार बड़ी एक क्राफ्ट वे में बहुत सी हकीकत छुपाई गई है और शायद वो चीजें एक दिखाने की कोशिश की गई है कि ये सरकार क्या करना चाहती है, हकीकत क्या है, ये कहीं ना कहीं छुप गया है इस बार। रामाचंद्रन साहब से एक छोटा कमेंट लेते हैं, फिर आप पूरी तैयारी के साथ हैं, मुझे पता है हो सकता है वो भी आपके खिलाफ ही बोल दे, तो 4 के खिलाफ जवाब दे दीजिएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। रामाचंद्रन साहब, इन्होंने बड़े बेसिक सवाल उठाए, लेकिन इनमें से कोई भी मुद्दा आपको किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी दिखाई देता है कभी? जब मैनिफेस्टोज में ही वो चीज़ें नहीं है, कोई इस देश की लोगों की जनता की सेहत की चिंता नहीं कर रहा, कोई सीवेज की चिंता नहीं कर रहा, केवल हवाई बातें की जाती हैं, और उसमें भी अब तो सबका जोर इस बात पे हो गया कि फ्री में बांट देंगे सब कुछ, तो उसके बाद हम आर्थिक विश्लेषण में, आर्थिक सर्वे में या बजट में वो सब चीज़ें कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, उनकी दिक्कतें कुछ अलग ही हैं। वायदे उन्होंने काफ़ी किए, वायदे कुछ पूरे हुए नहीं कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में। आखिरकार दूसरी बात यह है कि कोशिशें उनकी बड़ी जारी हैं कि डीमोनेटाइजेशन का अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, पर कुछ महीने बाद। अब कुछ महीने बीत भी गए हैं, वहाँ पर भी अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट, सुधार नज़र नहीं आया। मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में शायद डीमोनेटाइजेशन फ़ायदा कर जाए, पर अब 32 महीने हो गए, 32 मंथ्स आउट ऑफ 60, 32 मंथ्स में जो टैंजिबल प्रोग्रेस होना चाहिए था सेवरल फ्रंट्स में, इंक्लूडिंग बेरोज़गारी को हटाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, वो नहीं हुआ है। ये समस्या कोई छोटी चीज़ नहीं है और ओवरनाइट आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पर मैं विजय जी से बिल्कुल सहमत हूँ, जिन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए था रिव्यू में, इकोनॉमिक रिव्यू में, वो फोकस रिव्यू में इस बार नहीं था। अगर हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सोचेंगे हमने भाई नई तर्क और प्रपोजल पे सर्च करके कुछ एक उपाय निकाला है, वो उपाय निकाला है, अब इम्प्लीमेंट बाद में होगा, पर जो चीज़ करनी चाहिए थी क्या वो ठीक से किया है कि नहीं, उस पर कोई जिक्र नहीं है। तो आखिरकार स्थिति गंभीर है, सरकार भी जानती है, और सरकार किसी ना किसी तरह कोशिश कर रही थी कि हमें और समय मिले जिससे कि पहले ये पूरा अटैक हम पे ना आए। ठीक है संबित, अब बोलिए, हो गया ना 4:1, अब बोलिए। हाँ ज़रूर आऊँगा। देखिए, मैंने बड़े ध्यान से सुना सबको। पहली बात जो गौरव भाई ने कहा कि ये प्रीपोनमेंट क्यों हुआ, 28 फरवरी को पहले बजट रखा जाता था, इसको इसलिए सरकार के पहले लाया गया ताकि कुछ बेनिफिट हम गरीबों को दे सके और वोट प्राप्त कर सके, ये इनका एलिगेशन था। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए पूरा। नहीं, इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, मैंने सबको सुना, आप ध्यान से सुन लीजिए, बीच में लड़ाई नहीं। तो आपने कहा हमने डर के मारे उसको सरका दिया। मैं जनता से रूबरू हूं, मैं किसी और को एड्रेस ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपने प्यारे भाइयों व बहनों को समझा रहा हूं कि क्यों सरकार ने उसको प्रीपोन किया। देखिए, पहले बजट 28 फरवरी के आसपास होता था, 28 फरवरी को ही होता था। जो पैसा जाता था सरकार का डेवलपमेंट के काम के लिए, वो मानसून सत्र के बाद ही जाता था। अगस्त के आसपास जनता का पैसा जनता के पास, आपको सड़क बनाना है तो अगस्त में पैसा पहुंचेगा। मोदी जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, जनता का पैसा उसी दिन जनता के हाथ में पहुंचाओ जिस दिन से सेशन शुरू होता है, 1 अप्रैल से पहुंचाओ। नया जो वित्त वर्ष शुरू होता है ताकि काम तब से शुरू हो। क्यों सड़क रुक के रखे हम लोग? जनता का पैसा अगर मेडिसिन के रूप में जनता तक पहुंचना है, क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए प्रीपोन किया। आप लोग तो कहते थे सब लुट गया, सब ध्वंस हो गया डिमोनेटाइजेशन से, पैसा ही नहीं बचा, तो क्यों डर रहे हैं? सब लुट गया, सब ध्वंस हो गया, तो बजट में क्या दे देंगे जिससे आप डर रहे हैं? फिर डर भी रहे हैं, कुछ दे देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे। मतलब आप सब झूठ बोल रहे थे, ये बैठ के सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, झूठ बोल रहे थे। दूसरी बात, प्रोटीन की बात नहीं की गई। सर देखिए, आप हमारे बड़े हैं, मैं जनता को बोलता हूं, ये सारा प्रोटीन पहले नेता खाते थे, ये सारा प्रोटीन पहले नेता खाते थे। आपसे मैं आज बताता हूं, आप ही की सरकार है, आप लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं। एक गोली आपके प्रोटीन का मोदी जी ने नहीं खाया है, एक गोली नहीं खाया है, बैग भर भर के प्रोटीन खाते थे। और रोज शाम को इतना प्रोटीन खाने के बाद रोज शाम को पूछते हैं मेरा 15 लाख कहाँ है और प्रोटीन चाहिए। रोज खा जाते थे और अब पूछते हैं मेरा 15 लाख कहाँ है। हिंदी पिक्चर देखते हैं आप लोग? हिंदी पिक्चर की कहानी बताता हूं। बच्चे को अगवा कर लेता है, विलियन आता है, बच्चे को अगवा करके मुंह बंद करके डालता है कमरे में, फिर एक चद्दर ओढ़ के आता है पुलिस स्टेशन में, बोलता है बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बताओ बच्चा क्यों नहीं मिल रहा है। ये ठीक ऐसे ही है, देश को लूटा बर्बाद किया, फिर चद्दर ओढ़ के रोज शाम को मेरा 15 लाख कहाँ है, मेरा 15 लाख कहाँ है। अरे भैया,
2.5 दिनों के अंदर हमने वो काम किया जो 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट के लताड़ लगने के बावजूद भी कांग्रेस की सरकार कर नहीं रही थी। एक एसआईटी बना रही थी। और दूसरी बड़ी बात जो आपने मुझसे पूछा एसआईटी काला धन कितना लाई ये तो बता दीजिए रोहित जी। जी एसआईटी काला धन कितना ले आई ये तो बता दीजिए। देखिए मैं बता बना दी तो ऐसी कितनी एसआईटी है ये भी बना के चले गए। एसआईटी काला धन कितना निकाला मैं गिनवा देता हूं। बताइए ना सर कितना निकाला। देखिए एसआईटी पहली तो बात है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। हमने सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट का पालन किया है। 2 जस्टिस बैठे हुए हैं एसआईटी पे। एसआईटी के खिलाफ कहना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहने के बराबर है। पैसा कितना है ये बताइए ना। आप बताइए ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ पैसा नहीं आया। आप बताइए आईडीएस के माध्यम से 67,000 करोड़ बताइए ना यही बात बताइए। 67,000 करोड़ आया। कहां तो 1.76 करोड़ खा जाते थे, कहां तो 67,000 करोड़ ले आए। 3,000 करोड़ विदेश से लाए। ये सब अमाउंट कुछ अमाउंट नहीं है। एक खाया नहीं ऊपर से ले आया। ऊपर से रोज शाम को चिढ़ाते रहते कहां गया 15 लाख, कहां गया 15 लाख। हाँ सबसे पहले तो बताना चाहूंगा संबित जी को, प्रोटीन की बड़ी बात करते हैं। प्रोटीन किसने खाया, प्रोटीन किसने खाया। अगर थोड़ा प्रोटीन जो है किसानों तक पहुंचा देते, महाराष्ट्र में उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी गए थे, तो मैं समझता हूं जो खुदकुशी करी है किसानों ने। आपने तो वो पहुंचाया था 250 रुपए के चेक देके इंश्योरेंस के नाम पे। हमने तो 6,000 करोड़ रुपया दिया। उसमें 250 रुपए के चेक भी देते थे। 6,000 करोड़ रुपया दिया। 15 रुपए के चेक भी देते। आपको भी याद है गौरव जी, हम आप साथ बैठे थे उस दिन भी। बिल्कुल। और मैं इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं, आपने संबित जी को पूरा समय दिया, मैं सुन रहा था, जवाब आपको भी दे रहा हूं सर। हाँ तो दीजिए, पूरी बात हो जाए फिर आप अपना बीच में सवाल तो पूछा सर मैंने उनसे भी, आपसे भी केंद्र सरकार ने 1 रुपए की मदद नहीं करी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो भी श्री अखिलेश यादव जी ने ओलावृष्टि में 6,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया फसल नष्ट होने का। आज सवाल क्या है, मैं संबित जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। कितने रोजगार दिए, एक ये बता दे। इन्होंने ही कहा बुलेट ट्रेन आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से चली थी, कहां रुक गई है? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, ये बता दे। तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं, 25,000 करोड़ रुपए, ये 2015-16 की घोषणा है बजट की, एक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक आएगा? तैयारी से आते हैं संबित भाई, पूरी उम्मीद करूंगा। कितने हजार करोड़ रुपए आ गए ये बता दें। किसानों के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए क्रेडिट फैसिलिटी होगी, संबित भाई बताएंगे आज। 8.5 लाख करोड़ रुपए की प्रोटीन की गोली। साइकिल संभाल ले रहा है पूरे परिवार से मिलकर, सब कुछ मैं ही बताऊं। संबित भाई नाराज मत होइए। थोड़े प्रश्न आप ही के बजट की घोषणा। ठीक है पूरा कीजिए। 8.5 लाख करोड़ रुपए की प्रोटीन की गोली भाजपा के दफ्तर से कब निकली है? क्या आरएसएस के दफ्तर में फंस गई है? इतना बता दे बस। और आलोक जी से कमेंट लो फिर बताइए। एक दो सवाल सर रुक के एक बार आलोक जी के भी बहुत सारे सवाल हैं। एक बार आलोक जी बोल रहे फिर संबित आप बोलिए। प्रोटीन शेक की बात हो रही है, जवाब जरूर देंगे। मैं जरूर देंगे। बोलिए संबित। मैं समझता हूं कि जब बजट खोखला हो, इकोनॉमिक सर्वे खोखले हों, तो कहानियां सुना के ताली बजवाना अच्छा लगता, जुमलों में अच्छा। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझती है तभी ताली बजाती है। हम नहीं कह रहे, ऐसे नहीं बजाती है। मैं तो कह रहा हूँ खूब बजाए ना। अगर ताली बजाने से मोदी करने से रोजगार मिल रहा हो तो खूब बजाएं, हम भी साथ मिलकर बजाएंगे। वापस आते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि आज कहानियों का दिन नहीं है, बजट का दिन है। मुझे केवल ये बता दीजिए, फूड सिक्योरिटी बिल से प्रोटीन मिलता कि नहीं? आपने क्यों नहीं लागू किया? प्रोटीन की बात कर लेते हैं। आप कहते हैं कि पुराने लोग प्रोटीन खा गए। अरे इतने कमजोर सरकार है क्या? 2-4 लोगों को तो अंदर जेल में डाल देते, एक को भी नहीं डाला। विजय माल्या को भगा दिया। एक कैनॉट प्लेस की बैंक से 6,000 करोड़ रुपए का पलायन हो गया। वो प्रोटीन नहीं था क्या? वो देश की जनता का पैसा नहीं था क्या? आप कहते हैं साहब बजट इसलिए कि जनता का पैसा जनता के हाथ में। अरे छोड़ दीजिए गुमराह करना, छोड़ दीजिए। इंटरिम बजट आता तो क्या जनता का पैसा जनता के हाथ में नहीं जाता? आप लोग जनता को बिल्कुल ही गुमराह करके नालायक समझते हैं कि वो समझेंगे नहीं कुछ भी। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं हमने 2.5 दिन में एसआईटी बना दिया। 628 नाम हमने काले धन वालों के दिए थे, 629वां नाम नहीं जोड़ पाए आप। उन 628 में से एक आदमी को अंदर नहीं कर पाए आप। आपने कहा 15 लाख रुपए मांगते हैं। अरे भाई हम क्यों मांगेंगे? ये जनता मांगती है। क्यों मांगती है जनता? क्योंकि आपने जुमला दिया था, आपने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। कांग्रेस ने नहीं कहा था, इसलिए कि चद्दर ओढ़ के आपसे कहते हैं कि 15 लाख रुपए दीजिए, क्योंकि आपने जनता को गुमराह करके वोट मांगा था। आज हम आपसे केवल यह पूछना चाहते हैं, आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। 200 रुपए किलो दाल बिक गई, विकास बहुत हो रहा है। एक्सपोर्ट डाउन है पर विकास हो रहा है।
मोदी साहब कहते थे रुपया आईसीयू में पहुंच गया है, आज कहां है रुपया? बताइए जरा कहां है रुपया? 57 रुपए डॉलर पे छोड़ा था, आज 69 पे है। आज आईसीयू में भी वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन मोदी साहब नहीं बोलेंगे, ना संबित जी बोलेंगे। संबित जी भी कहानी सुनाएंगे, आप लोग ताली बजाएंगे, तमाशा खत्म हो जाएगा, चले जाएंगे। मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज बजट का भाषण, पूर्व भाषण जो आया है राष्ट्रपति महोदय का, उसमें अलार्मिंग सिचुएशन है देश की अर्थव्यवस्था की। जीडीपी 2% के करीब गिर रही है। ये सरकार के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये साइकिल वालों के आंकड़े नहीं है। साइकिल संभली हुई है और साइकिल और संभलेगी। तो बिहार की तरह सर, एक मिनट सर, बीच में बोला, अपना संभालने के लिए पर्याप्त है सर। उत्तर दे देता हूं मैं। बिहार में जाकर मोदी जी ने क्या कहा था? के लिए पर्याप्त है। बिहार के बहुत लोग बैठे होंगे, युवा हमारे साथी। नहीं, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़। अरे देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या ये? आप बिहार की बोली लगाने गए थे, बिहार के लोगों ने इसको माकूल उत्तर दिया उनको। यूपी के लोग भी देखिए, फिर आप आ ही गए वापस वहां पे। आपने लास्ट में भी बोल दीजिए कि साइकिल पे और पंजे पे मुहर लगाइएगा, ये भी रह गया। नहीं, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हमने काम किया है, हम काम के नाम पर वोट मांगेंगे, हम जुमलेबाजी नहीं करते। आलोक जी, विज्ञापन बिल्कुल बोलेंगे हम। विज्ञापन के लिए अलग से समय हमारे पास, विज्ञापन दीजिए, हमें भी कुछ फायदा हो। जरूर देंगे, फ्री में सारा प्रचार विज्ञापन भी देंगे। विज्ञापन देने में मोदी जी का 2014 का चुनाव सबसे पीछे रह गया। सारा प्रचार फ्री में करके मत निकलिए। इनके घर से आप जवाब ले लीजिए संबित पात्रा से। फिर विजय जी और सर के पास जा रहा हूं, जल्दी से। देखिए, जनता भाई ने बोला है कि हमने काम किया है और काम के कहानी मत सुनाइए। कल बजट में क्या होगा ये बताइए। आलोक जी, ऐसा नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने? नहीं होता है आलोक जी, 2006-7 में गलत 2006-7 में डिस्टर्ब नहीं किया। क्या कहते थे कि इनकम टैक्स की लिमिट 7 लाख होनी चाहिए। आलोक जी, आप 2 साल हो गए, आलोक जी, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बढ़ाया, उसको बताइए कि आलोक जी, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया ना? बनानी बंद की भाई, आप या तो जवाब सुन लीजिए, बताइए। मेरे 4 मैं एक बात, 2 लोगों ने नहीं देंगे तो फिर मैं पूछेंगे, उत्तर दूंगा। नहीं देंगे तो फिर पूछेंगे। और इतना मैं आलोक जी से कहना चाहूंगा, जितना जोर आप मोदी जी पे चिल्ला रहे हैं ना, उसका आधा जोर जरा राहुल जी पे चिल्लाइए, कुछ कांग्रेस सुधर जाएगा। आप सत्ता में बैठे, कुछ आलोक जी, सुधर जाएगा। संबित, ऐसे नहीं, जो सवाल गौरव ने उठाए थे पहले उनका जवाब दे दीजिए। आपने कितने लोगों को नौकरियां दी? सर, मैं गौरव का सवाल मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछे नहीं पूछे, 2 लोगों ने सवाल पूछा है। संबित पात्रा, संबित पात्रा, आलोक जी देखिए, और फिर बोलने नहीं देंगे। भाई, आपके लिए ताली बज रही है ना, पूरा क्यों मान रहे हैं? आपके लिए भी ताली बज रही है, एक बार और ताली बजा दीजिए। लीजिए, बज रही है आपके लिए भी ताली। आप खुश हो जाइए, जवाब तो सुनिए भाई, जवाब तो सुनिए। नहीं हो सकता है भाई, तो ठीक है, फिर बीच में बैठ जाइए। जवाब तो सुनिए, कम से कम जवाब तो देने दीजिए। नहीं देंगे तो फिर पूछेंगे ना, पहले जवाब तो सुनिए। बंधुओं, मैं आपसे पूछता हूं, आपने अभी डिबेट में एक छोटा सा झलक देखा कि पार्लियामेंट में किस प्रकार ये काम करने नहीं देते हैं। आप बताइए, मैं इनके बीच में बोल रहा था, आप बताइए, मैं इनके बीच में बोल रहा था, मगर ये मेरे को बोलने नहीं देंगे। 5 लाख यही हाल है, यही हाल है इन दोनों का। बेसिक सवालों पे यही हाल है इस विपक्षियों का, ये बोलने तक नहीं देते हैं, काम करने तक नहीं देते हैं। बेसिक सवालों पे जवाब दीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आलोक जी चुप रहे, दोनों हाथ ऊपर उठा के आलोक जी जवाब दीजिए। बजट में क्या मिलेगा? आप चाहते हैं आलोक जी चुप रहे, बस जनता ने जवाब दिया है, आपको चुप रहिए। अब मैं जवाब अपने तरीके से दूं। आप कौन है मुझसे जवाब मांगने वाले? सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए महाराज, जवाब दूंगा, जनता को दूंगा। थोड़ा गौरव जी से गठबंधन कर लिया, सीख तो लीजिए सर। रखिए भाई, गौरव जी से गठबंधन किया, थोड़ी सीख भी ले लीजिए। देश को लूटने वालों को जवाब नहीं देते हैं, कम बोलिए, हम जनता को जवाब देते हैं। बिल्कुल मर्यादा नहीं, आलोक जी, मर्यादा नहीं, लुटेरों के लिए कोई मर्यादा नहीं। संबित जी, लुटेरों के लिए भाषा में मर्यादा, प्लीज मैं जवाब दूंगा। संबित, आप सवालों के जवाब पे आइए, सवालों के जवाब पे आइए, सवालों के जवाब। आलोक जी, चिल्ला क्यों रहे हैं? शांत होंगे तभी तो जवाब दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? सुनिए, आप सुनने कहाँ दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? सुनने किसे दे रहे हैं? नहीं, आप तो जो आपने किसे सुनने दिया सर? आप तो सुनने नहीं दे रहे, आप सुनने किसी को नहीं दे रहे। अगर इन्होंने दोबारा शब्द इस्तेमाल किया, मैं उठ के चला जाऊंगा। ठीक है, देश को संबित, लूटने वाले पूरा कीजिए। क्या आप उठ के चले जाइए? सवाल का जवाब दीजिए संबित जनता ने पात्रा। आपको उठाई तो दिया है, और कैसे उठाई? संबित पात्रा, सवाल का जवाब दीजिए। संबित पात्रा, गौरव के सवाल का जवाब दीजिए। गौरव ने कहा कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, ठीक है, क्या विपक्ष के नाते उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं देते आप लोग? ये लोग मैं देखिए, मैं इनके बीच भूल जाइए। मैं क्यों भूल जाऊं? मैं कह रहा हूं गौरव के सवाल का जवाब दीजिए ना। जी, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है, आप दीजिए, शुरू तो कीजिए। शुरू तो कीजिए, शांति तो रखिए, शुरू तो कीजिए। मैं तो इनके बीच में नहीं चिल्ला रहा था। ठीक है, शुरू कीजिए। आप शांत हो जाइए। आलोक जी, अब आप चुप हैं, बस अब बोलिए। देखिए, पहली बात की गई कि पैसे वाकई करप्शन बंद हुआ है क्या?
एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला। मैं एक साधारण सा उदाहरण केवल राष्ट्रपति जी के भाषण से ही देता हूं, जो मोदी जी ने भी कहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्योंकि नोटबंदी की बात हो रही है, आधार कार्ड की बात हो रही है, बजट की बात हो रही है। किस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, जनता के अकाउंट तक पैसा गया, चाहे वो एलपीजी के लिए हो, चाहे सब्सिडी के लिए हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 वर्षों में 36,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने आपके बचाए। पहले खुद कांग्रेस सरकार ने लिखित में माना था कि 30% जो पैसा ऊपर से जाता था वो पिलफरेज होता था, वो लूट। ये बजट ही तो है, 36,000 रुपीज, 36,000। ये क्या हो रहा है रोहित जी? किनको बुलाते हैं आप? रोहित भाई मैं कुछ किनको बुलाते हैं आप डिबेट करने के लिए? आलोक जी, रोहित जी देखिए, जिनको पता नहीं बजट नहीं, ये बजट पे बोल रहे हैं। रोहित जी सुनिए, रोहित जी अगर इस तरह की व्यक्तिगत काम नहीं होगी तो जवाब देना आता है मुझे। देश की जनता को समझ में आ रहा होगा संसद में क्या होता है। मैं तो बोल रहा हूं, मैं अपने बजट पे ना इस प्रकार नहीं होगा। कितने रोजगार हुए, मैं आपके सहयोगी हैं, आप बताइए नहीं कर पा रहे हैं। कितने रोजगार मिले, आपके सहयोगी हैं सर, कितने मिले बताइए ना। आप ही के सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं, आप ही के सहयोगी हैं सर, सहयोगी है आप ही के करियर पे सवाल है। कितने दिए हैं? आपके साइकिल के करियर पे सवाल है सर, आपके वोट भी मांग रहे थे। अब मैं कुछ किसको नहीं ना, आप क्यों बोलेंगे? मेरी बारी चल रही है। कितने लोगों को नौकरी मिली? भाई को पहले बोलने कितने लोगों को नौकरी मिली? देखिए, जहां तक ये देखिए क्या बोलेंगे, इधर उधर देखिए, आपको नारेबाजी भी होने लगी है। अच्छा सुनिए, समय जा रहा है, एक बार उनका जवाब पूरा हो जाए। कितनी देर जवाब देंगे भाई? आलोक जी, रोहित जी बताइए तो। आलोक जी, टिप्पणी करते हैं आप, उनको नहीं आप रोकते। एग्जामिनर हैं, आपने नंबर देने हैं, इन जनता को नंबर देने ये देंगे ना कोई नंबर। बात नहीं, जनता देगी, समय आने तो जनता ही देगी। आपने मांग तो लिया, हाथ पे मोहर लगाइए, हाथी पे मोहर ना लगाइए, तो फिर वहां दे देंगे ना जनता जवाब। इंतजार तो कीजिए, सविनय निवेदन है, नहीं कोई भाई है, इंतजार तो कीजिए। नहीं कीजिए, क्यों नहीं करेंगे? ये क्या डिबेट हो रहा है? कितना डिबेट तो मत करिए, थोड़ा सा उसकी गरिमा रखिए। क्यों गुस्सा रहे हैं? ना हम गरिमा क्यों गुस्सा रहे? क्यों गुस्सा रहे? गरिमा आप नहीं रख रहे हैं। क्यों गुस्सा रहे सर? ये सर जिस तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल, आलोक जी आप रोकते आप नहीं जनता के बीच में बैठे हैं सर। मैं जी न्यूज में बैठा हूं, जनता के बीच में बैठे हैं, मुझे ये भी पता है, मैं जनता के बीच में बैठे हैं सर, बिल्कुल पता है मुझे। तो फिर इसका तो लिहाज कीजिए, हमारा नहीं करते तो। नहीं हम कर रहे हैं बिल्कुल। प्लीज उत्तर सुनिए ना, जवाब तो सुनिए कम से कम। मिले पूछिए ना जरा, जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए। आप जवाब पूरा नहीं करने देंगे, जनता को जवाब पूरा नहीं करने देंगे और फिर कहेंगे कि मेरी पसंद का जवाब नहीं दे रहे, तो सर कैसे चलेगा? अब पसंद तो उन्हें गौरव भाटिया का भी नहीं आया होगा, क्या रोक दिया उन्होंने मुंह में हाथ डाल के? समझिए कम से कम, बताइए ना सर। रुकिए तो सही, प्लीज आलोक जी, आपके साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो डिसाइड कर लेंगे कि उन्होंने झूठ बोला है, सही बोला। पहले गलत बोला, उन्होंने क्वेश्चन किया। या तो आप कहिए कि हम किसी पे भरोसा नहीं करते, मैं तय करके आ रहा हूं, वही सुनाई देगा तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। केवल वो भी नहीं सुना जाएगा जो जी न्यूज सुनाना चाहेगा। सर प्लीज, क्या हो रहा है? प्लीज थोड़ी समय पूरा कीजिए, उसके बाद मैं विजय जी के पास जा रहा हूं। गौरव थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, मोदी जी ने हमेशा कहा है। सर रोजगार कितना दिया बता दीजिए ना, एक सवाल के लिए क्या बैठे हो रहा है रोहित जी? इस प्रकार कैसे डिबेट होगा? आप आप लोग कागज 4:1 का डिबेट करा रहे हैं, तो कम से कम मैं पढ़ूंगा, अपने तरीके से पढ़ूंगा। क्या हो रहा है? शुरू कीजिए, 1 मिनट आपका। शांति से बैठिए, मेरे को बोलने दीजिए। नंबर 1, मोदी जी ने कहा 65% जनता 35 के नीचे है तो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए 1 करोड़ यूथ को ट्रेन करने के लिए लगाया गया। मुद्रा योजना के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से, देखिए कुछ रोजगार तो सरकार भी देती है और एक्सपर्ट्स ने सही कहा, एक आंकड़ा उन्होंने लेबर इंडस्ट्री का रखा कि कुछ लाख लोगों को उसमें नौकरी मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वरोजगार के माध्यम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सरकार ने लोगों को खड़ा नहीं किया। 1.5 करोड़ लोगों को 2 वर्षों में सरकार ने मुद्रा की योजना के माध्यम से खड़ा किया। वो ई रिक्शा जो आज भी खड़े हैं, धूल खा रहे हैं 62 सेक्टर में। रोहित जी मैं हाथ जोड़ के, ई रिक्शा चलाने वाले को छोटा आदमी मत कहिए सर। मैंने कहा मैंने कहा आपने बांटे, कागज पे बांट दिए, सड़क पे नहीं चल पाए, खड़े हैं 62 सेक्टर में। रोहित भाई आप अखिलेश यादव से अखिलेश पाकिस्तानी हो जाएंगे, आप आतंकवादी हो जाएंगे थोड़ी देर में। नहीं कोई बात नहीं सर, छोटा कोई बात नहीं सर, छोटे हो जाएंगे आप। ठीक है सर, एक सवाल से आगे बढ़िए। आतंकवादी बना देंगे। आतंकवादी तो हमने संजय निरुपम को भी नहीं कहा, आतंकवादी तो हमने राहुल गांधी को भी नहीं कहा। उन्होंने खून की दलाली की बात कही तो हम इनको कैसे कह देंगे? ठीक है आगे बढ़िए ना सर। हमारे सेना के ऊपर भरोसा नहीं करते राहुल गांधी, हमारे सेना के ऊपर कांग्रेस भरोसा नहीं करती है, हमने आतंकवादी कह दिया क्या राहुल गांधी को? आपने उनको कैरियर में बैठा लिया था। ठीक है सर, कैरियर में बैठाया। ब्रेक लेना पड़ेगा। स्टैंड अप, मैंने कौन सी योजना है, जिनका क्या हुआ वो बताइए।
स्टार्टअप स्टैंड अप कौन सी योजना है आप जानते बताइए नहीं, ना, डिबेट उनका करने क्या क्यों हुआ? आए हैं? प्रधान डिबेट करने क्यों आए हैं? आप जानते ही नहीं है। आज राष्ट्रपति महोदय स्टैंड अप करने की योजना भी है करके। योजनाएं लॉन्च हुई हैं। एक एक करके एक काम कर लेते हैं, मुझे जाना है ब्रेक पर, बड़ा दबाव है। विजय जी, मैं जल्दी से आपसे एक कमेंट चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी आर्थिक स्थिति या हमारे देश की मौजूदा स्थिति इतने डोलड्रम्स में है जितना विपक्ष बता रहा है, या इतनी चमकदार है जितनी सरकार बता रही है, या फिर आपका अपना कोई विजन है जिसमें देश की जनता को ना तो बहुत ज्यादा खुश होने की स्थिति है, ना ही बहुत ज्यादा दुखी होकर डूब जाने की स्थिति है? मगर चाइना से तो आगे चली देखिए, गई, इस इकोनॉमिक देश के सर्वे अंदर- बता रही है। अगर मैं चुनाव और आज जैसे कहा कि 32 महीने हो गए हैं सरकार में, तो 32 महीने में जो वादे किए गए थे, जो प्रॉमिस किया गया था जनता के साथ कि ये सब कुछ होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब सीधी सी बात ये है कि अगर आज हम बात करते हैं रोजगार की, मैं काले धन वगैरह पे नहीं जाऊंगा, मैं बेसिक जो आम जनता की चीज़ें हैं, मैं रोजगार की बात करूं, मैं महंगाई की बात करूं, आप आंकड़ों पे मत जाइए, आप बाजार में जाके हकीकत से देखिए, क्या इस देश में एजुकेशन सुधरी? क्या इस देश में आज लोगों का इलाज हो रहा है? क्या इस देश में दवाइयों के दाम कम हुए? दवाइयों के दाम कम हुए हैं सर, नहीं, आप दवाई कम हुए हैं, आप बताइए दवाइयों के दाम कम हुए हैं कि नहीं? ऑन रिकॉर्ड है। ब्रेक के बाद बता दें। मैं आपको बता रहा हूं, क्या मकानों के रेट कम हुए? कम हुए हैं क्या- मकानों क्या- के हाँ, रेट। मैं जनता से पूछ रहा हूँ, रियल एस्टेट में मकानों के रेट कम हुए हैं कि नहीं? कम हुए हैं मकानों के रेट। हाँ बिल्कुल। रियल एस्टेट पे कम हुए हैं। आज तो लोग बोल रहे प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे 2 करोड़ की है। सीमेंट का कट्टा 100 रुपए का हो गया है, सरिया 10 रुपए किलो हो गया है, लेबर फ्री में। अलग जी मेरे को बात करने दीजिए। देखिए, इस देश में हमने बहुत सारी जनता जब भी वोट करती है इस उम्मीद से करती है कि जो वादे किए गए थे उससे हमारा भला होगा। आज भी जनता इस उम्मीद में है। अगर यहाँ बैठ के लोग सरकार के फेवर में नारे लगा रहे हैं, अभी भी जनता ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं इस बात के लिए इस देश की जनता को बधाई दे रहा हूं कि उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन ये कोई कहे कि हमने देश को बदल दिया, ये हकीकत भी जनता जानती है। तो मेरा ये, और अगर हकीकत होती तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे किसी भी हकीकत वाले आंकड़े को नहीं दर्शाता है, और ये इस बात का बहुत दुख है। एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए एनालिसिस्ट, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे ने, जो हर इकोनॉमिक सर्वे के आखिर में करीब 100 पेज के आंकड़े होते थे कि पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, कहां ऊपर गए, कहां नीचे गए, इस बार वो 100 पेज पूरे के पूरे गायब है। नहीं विजय जी, वो तो जुलाई में लॉन्च होगी ना, 2 हिस्सों में आएगी इकोनॉमिक सर्वे। अगर इकोनॉमिक सर्वे आएगी, इको सर्वे के, I will wait लेकिन for it. कंपेयर हो जाता है, इसलिए इसलिए हमें नहीं बताना करेंगे। आवश्यक है कि इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल से 2 हिस्सों में आ रही है। नहीं, हकीकत सामने आ जाएगी, इसलिए दादा की गायब कर दो। सर देखिए, एक चीज ठीक कह रहे हैं, मैं इसको करेक्ट कर दूं। सर, आप एक ठीक चीज, कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकार इस बार इकोनॉमिक सर्वे 2 हिस्सों में आएगी, एक हिस्सा जुलाई में भी आएगा क्योंकि प्रीपोन हुआ है बजट। विजय जी आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ पन्ने अभी नहीं आए हैं, क्योंकि जो आकलन होता है वो पूरा ईयर टू ईयर अच्छा, एक काम है ना, एक बात लास्ट स्टेटमेंट में कहना चाहूंगा, अगर आंकड़े हमारे पास नहीं है तो बजट किस आधार पे बन रहा है, बजट का कैलकुलेशन क्या ये होता है कि आंकड़े ये और होंगे भी उसमें। चिंता की बात है। ठीक है। तो या तो हम इसको बजट को इंटरिम बजट माने और उसके बाद करेक्शन होगा, अगर ये है तब मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन अगर बजट फाइनल है और आंकड़े बाद में आएंगे तो कहीं ना कहीं बजट का आधार क्या है ये भी शक के दायरे में आएगा। एक बड़ी चीज ये है कि पहले जब बहस करते थे तो बार बार ये कहा जाता था कि आंकड़ों से पेट थोड़ी ना भरता है, यूपीए की सरकार तो आंकड़े ही दिखाती रहती है। आज वही यूपीए विपक्ष में है तो यूपीए आरोप लगा रही है कि आंकड़े ही खा गए, आंकड़े ही नहीं दिखा रहे, और इनको जब जवाब देना पड़ता है तब भी ये कोशिश करते हैं जहां तहां से जोड़ करके जनता के पेट में फिर आंकड़े ही पहुंचा दें। जनता का पेट भरता है दाल से, वो 100 रुपये की मिल रही है कि 200 रुपये किलो। जनता का पेट भरता है आलू प्याज टमाटर से, वो 25, 30, 50 रुपए किलो मिल रहा है, या प्याज भी 100, 125 रुपए किलो हो जा रहा है। बजट आने वाला है कल, और बजट के पहले जनता की उम्मीदें, जनता के सवाल क्या है, हम सीधे जनता के बीच हैं। हमारे साथ मंच पर यहाँ खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पत्रकार हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो सीधे हम जनता के सवाल लेते हैं क्योंकि समय कम है। हालांकि गौरव, मेरा मन था आपकी बात जरूर सुने हम, आप छोटा कमेंट अगर करना चाहें तो करें बिल्कुल प्लीज। आज देखिए, अध्यापक कोई भी प्रश्न पूछे, प्रश्न था 2 करोड़ रोजगार दिया कि नहीं दिया, हमने कहा 8.5 लाख क्रेडिट दिया कि नहीं फार्मर। संबित जी की हालत यह है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो प्रश्न कुछ भी हो, उत्तर यही है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। दूसरा, प्रोटीन पे बस इतना कहूंगा
कि मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम का प्रोटीन किसने खाया, महाराष्ट्र में चिक्की स्कैम का प्रोटीन किसने खाया, छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम का प्रोटीन किसने खाया। सारा प्रोटीन तो इनके नेता खा गए और बात कर रहे हैं कि प्रोटीन जनता तक नहीं पहुंचा। अच्छी बात है, आप लोग मैनिफेस्टो लेके बैठे हैं, बस भगवान से मनाइएगा उत्तर प्रदेश की वोटिंग के दिन जनता आपका मैनिफेस्टो ना लेके बैठ जाए कि आपने 5 साल में कितना दिया है। तो बहुत अच्छा चलिए, है रोहित जी। आप सीधे जनता के सवालों पे आते हैं। मैनिफेस्टो तो भाजपा कॉपी करती है, कहती है सीधे- लैपटॉप नहीं बंटने चाहिए, 2017 में डाल देती है हम लैपटॉप देंगे। अभी देखिए उससे आगे बढ़ गई भाजपा, तो ये जब जनता के सवाल है वो क्या लेके आए, पूछे क्या पूछ रहे हैं। सर आपने पंजाब में अकाली दल आपका गठबंधन, आपने 2 किलो घी दिया, क्या 2 किलो घी देकर देश का विकास कर लोगे या पंजाब का कर लोगे? ये बिल्कुल सही सवाल है कि कोई फ्रीबी से विकास नहीं होता है, और इसीलिए आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस चीज़ पे जोर दिया है वो हमेशा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पर ही जोर दिया है कि जो पैसा गरीबों का है और उनका हक पहुंचना चाहिए वो बिना किसी रुकावट के आपके अकाउंट तक पहुंच जाए, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए उसी पर ही काम कर रहे हैं। जहां तक घी देने का सवाल है, घी तो बहुत लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने देश का घी भी निकाला है, तो स्वाभाविक रूप से हमने तो निकाला तो नहीं है, हमने देने का तो वायदा किया है, घी तो निकाला नहीं है ना देश का। अपना अपना मोबाइल चेक एक कीजिएगा, काम करिए ना, पेटीएम से सुनिए 2 ना। किलो घी आ रहा है मोदी जी संबित का। जी, एक बाद में सवाल चेक करना सब लोग। एक सवाल इनका बड़ा अच्छा है जो ये पूछने के लिए बहुत दूर से आए, पूछिए सवाल क्या। खड़ा हो जाए। संबित पात्रा जी, सबसे पहले तो आपको मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ, थैंक यू। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे देश में एक से एक नेता हैं जो कोई कहता है कि मैं मुस्लिमों का फेस हूँ, कोई कहता है मैं हिंदुओं का फेस हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो कहे कि हम बेरोजगारों के फेस हैं। और एक क्वेश्चन मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे ये बीजेपी की हो या सपा की हो, आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, और हम लोग इस देश के भविष्य हम लोग आपसे यही सब सीखेंगे, जो आप लोग अभी कर रहे हैं वही सब सीखेंगे, वही आगे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें आप लोग कितना सुधार लाना चाहेंगे? कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी गोधरा कांड कराए, आप लोग कहते हैं कि वो 84 वाला कांड हुआ, आप लोग एक दूसरे पे आरोप थोपते रहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं विकास की बात, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कोई नहीं कहता है। संबित, छोटा जवाब, फिर मैं आलोक जी आपसे भी इसी पे जवाब चाहूंगा। नहीं, इस पे आपने- कंस्ट्रक्टिव विपक्ष क्यों नहीं है हम, प्लीज इस पे बोलिए। आपने बहुत सही सवाल और युवाओं की मन की बात पूछी है। आप देखिए, आप मानेंगे कि 2014 में जो चुनाव हुआ, जिसमें जिस प्रकार का बहुमत मिला है 30 वर्षों के बाद, मोदी जी को इसलिए मिला क्योंकि जो पैराडिम शिफ्ट रहा वो डेवलपमेंट के इर्द गिर्द ही रहा। पहली बार विकास की राजनीति, इससे पहले विकास पे बात नहीं होती थी, हमेशा हिंदू मुसलमान इत्यादि पर बात होती थी। पहली बार 2014 में विकास के आधार पर बात हुई और ये पूरा शिफ्ट हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी ने आप ही की, जो बेरोजगारों का आपने कहा ना कि कौन हमारी बात करेगा, तो उन्होंने आप ही की बात की है और वो आप ही के चेहरे हैं। ये तो बताया साधारण नहीं आपने जीवन से- कितने रोजगार दिए 32 महीने में। मैं बता तो रहा, मैंने आपको बताया 1.5 लाख, मैंने आपको 1.5 लाख करोड़ मुद्रा योजना के माध्यम से बताया, 1 लाख कुछ करोड़, 1 लाख व्यक्ति तो ये अभी लेबर मिनिस्ट्री से बता रहे थे इस, और मैंने आपको प्रधानमंत्री स्किल योजना के विषय में भी बताया, आंकड़े देकर बताया। तो स्वाभाविक रूप से विकास का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं। और 10 सेकंड में एक बात कहिए, खत्म कर दूं। आप देखिए, बिल्कुल सही है, देश को बदलना चाहिए और बदलने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम सरकार में 2014 में आए, आने के 50 दिन के बाद हमसे सवाल पूछा गया, अभी तक तो गंगा मैया साफ नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? आप बताइए, ऐसे आप खुद सोच के देखिए, 30 वर्षों से काम चल रहा था, 50 दिन में गंगा मैया अच्छा, साफ हो जानी एक चाहिए। बात बताइए आलोक जी, इनका ये भी सवाल था कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों नहीं होता, देखिए, हम मैं केवल समझता आरोप हूं। प्रत्यारोप में क्यों रह जाते हैं? देखिए, मैं वो समझता उनकी हूं। तरफ पे भी आरोप है, आप पे भी आरोप है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भाजपा से अगर कोई सवाल भी पूछ ले तो वो देशद्रोही हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं, 2015 में हमारे 33 जवान शहीद हुए, 2016 में 87 हुए, क्या ये सवाल पूछना गलत है? 2015 में रेल के बड़े जो एक्सीडेंट हैं वो 37 हैं और 2016 में 62 हैं। सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही। क्या कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का ये काम नहीं है कि वो सीधे सीधे सवाल पूछे कि आपने इतने टैक्स बढ़ा दिए, आपने इतने टैक्स लगाकर आपने तमाम तरह की घोषणाएं और वायदे किए, क्या सवाल पूछना गलत है? अगर सवाल पूछना गलत है तो हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सवाल पूछेंगे।
एक सवाल, इन्होंने बेरोजगार साथी जो बेरोजगारी के ऊपर जो बात की है, आपके सहयोगी, आपके गठबंधन पार्टी से भी एक सवाल आप जवाब दें। सर थोड़ा समय तो बांटना सीखिए ना। लेबर ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं 1.37 लाख हमने रोजगार दिए, इन्होंने 1.5 लाख करोड़ कहा, कितनी जीरो का बताया था, पूछ लीजिए इनसे। 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ मुद्रा का कहा था कि नहीं कहा था? 1.5 लाख करोड़ में नहीं है, जीरो होती है, जरा काउंट मैं बधाई देना चाहता हूं मुझे इस पे कि बोलना आवश्यक इससे है। बेहतर पहले प्रश्न आपने हो नहीं आलोक भाई सकता मुझसे था। कहा कि 1.5 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, काउंट कर लेना। आप काउंट कर लीजिएगा। अच्छा, झगड़िए नहीं ना, झगड़िए नहीं। उसमें कितने जीरो होते हैं? 1.5 लाख करोड़ कितना होता है? बोल के चले जाते भाई झगड़िए तो मत प्लीज। घोटाला में कितना जीरो था, काउंट किया था? CWG घोटाले में रोजगार कितने दिए वो नहीं बताएंगे आप लोग। नहीं किया, मैंने आपको आंकड़े रखे थे। अब आप सत्ता पक्ष में हैं, सत्ता पक्ष की तरह बात कीजिए, विपक्ष की तरह बात मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जो बात कही हमारे युवा साथी ने, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हिंदू के नेता, मुसलमान के नेता, लेकिन मैं ये बहुत गर्व से कह सकता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी में ऐसा नेता है जो उत्तर प्रदेश का नेता है, भारत का नेता है। आजम खान ने कहा था भारत माता डायन है। आजम खान ने कहा था भारत माता डायन है। और अखिलेश यादव चुनावी मत बनाइए, चुनावी मत बनाइए, चुनावी मत बनाइए। एक बात की बधाई देना चाहता हूं, भारत माता डायन है। मैं चुनावी बात नहीं होने दूंगा सर, अगर ये प्लीज। फिर मैं ही कह देता हूं भाई, साइकिल पे मोहर लगाइए, इतना ही रह रहा है ना अब तो, बाकी तो सब कह लिया आप। एक मिनट छोड़ दीजिए मैं सर, एक बात प्लीज। बस कहूंगा, उसके बाद रामाचंद्रन साहब से मुझे संबित कमेंट भाई लेने को दीजिए। बधाई देना चाहता हूं कि 15 लाख रुपए में 2 किलो घी लोगों को मिलने लगा है। देश का सबसे महंगा घी भाजपा दे रही है। चाहिए कि नहीं बताइए। रामाचंद्रन साहब, इसके बाद आपने सबको सुन लिया। बजट में आप कोई उम्मीद कर रहे हैं कोई चमत्कार की, या जैसे आपने खुद माना, विजय जी की बात सुनी कि आर्थिक सर्वे गोल है इस बार, तो बजट भी गोल ही होने वाला है। नोटबंदी के लिए इतना लाइन में लगे, इतना मोदी मोदी का नारा लगाया, तब भी कुछ इनाम मिलेगा कि नहीं? देखिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं और मैं नहीं मानता कि वो सब एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियां अलग हैं। अगर उन्होंने इकोनॉमी में पैसा पंप करना है तो उसके लिए भी उनको गुंजाइश तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हमसे तो सारा निकलवा लिया, बैंक में डलवा दिया, आप तो पंप कर दें कम से कम। अब आप ज्यादा निकाल सकते हैं आपका बैंक। सब व्हाइट था, जिनके पास था उनसे पूछिए ना। सर, व्हाइट वालों को कौन सा छोड़ दिया आपने? अगर किसी का काला और पीला था तो वो भी बता राहुल गांधी से आप पूरी कर ले सर बात। आरबीआई आंकड़े तक जारी नहीं कर रहा है। चलिए, आरबीआई की डिग्निटी को खत्म कर दिया है। चलिए, समय खत्म हो गया। यहाँ बैठकर जुमले छोड़ते हैं। सर, समय से बहुत ओवर चले गए हम। आसान काम नहीं हालांकि है जनता के सरकार सवाल हैं, मैं भी चाहता था कि जनता के बीच में जाएं, लेकिन जैसे इनकी मजबूरियां, हमारी भी मजबूरियां हैं, समय से बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो पाएंगे। फिलहाल यहां से आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि कल शाम को तालठोक के स्पेशल एडिशन बजट के बाद कितनी उम्मीदें पूरी हुई, हम एक बार फिर यहीं से लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।